नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे बीजेपी के एडजस्टमेंट प्लान की। जी हां, 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। हर एक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यूपी के लिए तो बीजेपी ने खास प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। चूंकि बीजेपी यूपी में मिशन 80 के लक्ष्य पर निकली हुई है, ऐसे में मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के लिए अब बीजेपी ने एक नई तरीके के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां जनता को तो साधने का काम लगातार बीजेपी कर ही रही है, लेकिन अब संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव की भी तैयारी में बीजेपी है, जिसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में इस दौरान उम्मीद है कि कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा के प्लान पर भी बात हो सकती है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में विस्तार किस तरीके से करना है, किन किन नए मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इस पर भी खास बातचीत देखने को मिल सकती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जीत ने एनर्जी बूस्टर का काम किया है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली है और ये सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में भी अब बीजेपी ने मिशन 80 यानी कि 80 लोकसभा सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए पार्टी ने अपना एडजस्टमेंट प्लान तैयार किया है और ये एडजस्टमेंट प्लान सिर्फ संगठन में ही नहीं बल्कि सरकार में भी इंप्लीमेंट होगा, यानी कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले एक बड़े वर्ग को साधने का काम करेगी और संगठन से लेकर सरकार तक एक बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, जहां दिल्ली दरबार में दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बड़ी और अहम बैठक होनी है। इस दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार की जो लिस्ट है उस पर भी कहा जा रहा है कि मुहर लग जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही यूपी के मंत्रिमंडल में या यूं कहे कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। इस विस्तार के जरिए ओपी राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही कुछ नए चेहरों को भी तवज्जो दी जा सकती है, जबकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के एडजस्टमेंट जो प्लान लगातार बीजेपी चलाती हुई नजर आ रही है, इसके जरिए 2024 में कितना फायदा होगा और इस एडजस्टमेंट प्लान के जरिए बीजेपी लगातार एक बड़े बदलाव की कवायद करती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर जिलों की टीमों में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। भाजपा मोर्चों के अध्यक्ष भी बदल सकती है और साथ ही मिशन डिमोलिशन पर भी बीजेपी एक बार फिर से इस बड़े बदलाव के साथ ही काम करती हुई नजर आ सकती है। आज इन तमाम बड़े सवाल पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ केसी जैन जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, अब तो मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें लगातार और तेजी से सामने आ रही है। लगातार 3-4 महीने से ये बात की जा रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, दारा सिंह चौहान से लेकर ओपी राजभर को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन तारीखों का इंतजार था। आखिर मंत्रिमंडल में विस्तार जो करना है, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? केसी जैन जी। ये है कि इसके पहले भी कई बार इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं कि जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिलने गए हैं दिल्ली, तब तब ये चर्चा हुई है कि भाई मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, जबकि कई बार इस तरीके के कयास फेल भी हुए। लेकिन हाँ, आपका कहना गलत नहीं है, क्योंकि लंबे समय से कुछ चीजें प्रतीक्षारत हैं, तो हो सकता है अन्य मुद्दों के साथ साथ इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में चर्चा करें और उस पर मोहर लगे। लेकिन जब तक कि कोई न तो पार्टी की तरफ से कोई इस तरीके की सूचना जारी हुई है और ना तो इसके पहले ये भी नहीं है कि जितनी बार मिलेंगे उतनी बार मंत्रिमंडल विस्तार ही होगा। तो बहुत से मुद्दे होते हैं सरकार को लेकर के और संगठन को लेकर के, और इस तरीके की चर्चाएं, इस तरीके की बातें पहले भी होती रही हैं। हाँ, जरूरत है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी जरूरत है, और अगर जो है हो इस पे चर्चा होती है तो बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। लेकिन जहां तक पार्टी में संगठन की बात है, तो पार्टी में संगठनात्मक चेंज पहले भी कई बार हुआ है। आप देखिए कि स्वतंत्र देव जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे
और चुनाव के बाद भूपेंद्र चौधरी जी को बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए स्वतंत्र देव जी ने इस्तीफा दिया था कैबिनेट पद से और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी तरीके से जब भूपेंद्र चौधरी जी आए तो ये भी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इनको जब जिम्मेदारी दी गई तो इन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और संगठन में तो बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, अगर संगठन में जिम्मेदारी मिलती है तो यहाँ समाज में और सेवा के भाव से जो पार्टी से जुड़ता है तो इस तरीके के तमाम सारे कामों करता है। और पद और मंत्री बनने के लिए सिर्फ नहीं जुड़ता है। अगर मंत्री बनने के लिए सिर्फ जुड़ना हो तो जो लोग संगठन में पद पा रहे हैं और संगठन में जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं उन्होंने अपने कैबिनेट पद का इस्तीफा दे करके संगठन में पद लेने को स्वीकार न किया होता। तो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपको पार्टी की सेवा को लेकर के या समाज की सेवा को लेकर के, जनता की सेवा के लिए अगर आप आए तो आपका सहर्ष स्वागत है। और देखिए, समाज इतना ना तो निष्ठुर है, न कोई पार्टी इतनी कठोर है। अगर आप काम करेंगे जनता के लिए तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ रिवर्स मिलेगा और उसका परिणाम आपको जरूर अच्छा मिलेगा। तो उसी में चाहे दारा सिंह जी हो या और कोई मंत्री हो जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, तो उनको समय के साथ उसका प्रतिफल भी मिला। तो और लोग जो है उनके साथ भी ये चीज हो सकती है कि समय के साथ उनका इसका प्रतिफल मिल सकता है, अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अब इस पर हम लगातार एक प्रतिक्रिया लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बदलाव कर रही है। जिला अध्यक्षों से लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों में बड़े तौर पर, बड़े स्तर पर हेरफेर देखने को मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए तो 24 को साधने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का प्लान क्या है? चूंकि हम सत्ता में नहीं है, कोई योजना हम नहीं कर सकते हैं। एक साल से हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। पहला कार्यक्रम था देश बचाओ देश बनाओ जन जागरण यात्रा, जो सफल रही, 3 महीने से ज्यादा चली। उसके बाद हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाला, जिसका एक पड़ाव लखनऊ में समाप्त हुआ, अभी भी चल रही है। करीब 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा होगी। इसी के साथ में भी हम लोगों ने पीढ़ी यात्रा निकाला। बूथ स्तर पे मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े ऐसी भवन नहीं है कि हम बैठ के और चिंतन करें। तो हमारा जो चिंतन होता है वो गांव के पेड़ के नीचे बैठ के होता है। उस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मतदाताओं को हम लोगों ने बढ़ाया है, अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ाई है। 21% से बढ़ा के हम लोगों ने 35% कर दिया है। निकाय चुनाव में 21% से बढ़ा के 26% कर दिया है। भाजपा को 50% से घटा के 30% पे कर दिया है। तो हमारे मतदाता लगातार क्षेत्रों में चल रहे हैं और आगे भी 2 कार्यक्रम है जिनकी अभी सूचना देना मतलब उचित नहीं समझता हूं, या ऐसा कही कि रोक है सूचना देने पे। तो वो कार्यक्रम हम अतिशीघ्र शुरू करने वाले हैं, तो आप सबको बता के करेंगे। ठीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे और हम मतदाताओं को जोड़ते रहेंगे। ठीक है, यानी कि मतदाताओं को जोड़ने के लिए आपने भी खास प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल उस प्लान का अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन देखिए, लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप जी भी जुड़े हैं। दिलीप जी, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव से पहले किस तरीके से एक जनता को साधने का प्रयास कर सकती है? क्या लगता है इस मंत्रिमंडल में किसको ज्यादा तवज्जो मिल सकती है? जो जातीय समीकरण हारे हैं और उसके बाद भी उनको पद में जगह दिया जा रहा है। जनतंत्र ने जिसको नहीं चुना है, आप उसको सरकार का हिस्सा बना रहे हैं, इसका मतलब ये डेमोक्रेसी के खिलाफ। दूसरा, अगर उनको फिर भी मंत्री पद दिया जा रहा है और राज्यसभा को मंत्री पद दिया जा रहा है, तो इसका एक ही कारण है कि जो जातीय समीकरण है उस एरिया के, उनको साधने के लिए इनको मंत्री पद दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से मांग है कि जब तक उनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी जाति, उनकी समुदाय के जो वोट बैंक है वो भाजपा को 2024 में वोट नहीं करेंगे। और ये भाजपा एक बार देख भी चुकी है कि अभी बाईपोल हार गए थे, दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे घोसी का, समाजवादी पार्टी जीत गई थी। तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया में भाजपा का प्रभाव कम है।
उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए उस जाति के, उस क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में अगर शामिल किया जाएगा तो वो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ काम करेंगे। और ऐसे मौके पर जब चुनाव में 4 महीने रह गए हैं, ऐसे मौके पे मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ एक ही कारण से किया जा सकता है कि जो व्यक्ति 2024 में लोकसभा सीटों को जिताने के लिए काबिल माना जाएगा या जिसका प्रभाव माना जाएगा, जिसके पास ज्यादा वोट बैंक होगा, वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में जगह पा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा केसी जैन जी, लगातार सार्वजनिक मंचों से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर कई बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि योगी मंत्रिमंडल में उन्हें खास तवज्जो दी जा सकती है, उन्हें खास जगह भी मिलने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई उन्हें मंत्रिमंडल में खासी तरजीह मिलने वाली है? क्या योगी कैबिनेट में वो भी मंत्री बनेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग अगर कहीं से हो करके आए हैं, अब राजभर जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमारे पास 5 स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास कमरे नहीं है, हमारे पास अच्छी जगह नहीं है। तो ये राजभर जी उसके बाद भी मुलाकात करने को नहीं पाते थे और कई सारे और इनके मंत्री और विधायक थे जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने को नहीं पाते थे, लगातार टाइम मांगते रहते। तो पार्टी में क्या कुछ है, किस तरीके से किसको नजरअंदाज किया गया, किसको तवज्जो दी गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पार्टी के संस्थापक रहे माननीय शिवपाल जी के साथ क्या क्या कुछ हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं है। अरे केसी जैन जी, आज शिवपाल जी को छोड़ते हैं ना, हम आज रहते हैं जो हमारा मुद्दा है उस पर रहते हैं ना। किस नाम पर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर खुले मन से ये कहते रहते हैं लगातार कि हमें मंत्रिमंडल में खास जगह मिलने वाली है, हमें मंत्री बनाया जा सकता है। क्या ये पहले से ही तय हो चुका है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो अगर कोई चाहे घूम करके आए, ये बात तो सही है ना कि पहले दारा सिंह जी यहाँ पर थे, वहां पर उनको जाना क्यों पड़ा और वहां से आए क्यों वापस? क्योंकि वो तवज्जो उनको नहीं मिली जो तवज्जो जो मान सम्मान पार्टी में मिला करता था। भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री थे ना। मैं ये बात कहना चाहता था कि जब वो अगर पहले से मंत्री थे और दोबारा अगर उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आता है तो वो शर्तों के हिसाब से नहीं आता है कि नहीं हमको ये बनना है इसलिए मैं आऊंगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी को शर्तों के हिसाब से लेती, लेकिन हाँ कि जो भी पार्टी में आता है उसको पूरा सम्मान मिलता है, पूरा मान सम्मान मिलता है, पूरी उसको हिस्सेदारी, पूरी उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अभी आप देखिए अशोक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी से आए, बुक्कल नवाब जी आए, समाजवादी पार्टी से सरोजिनी अग्रवाल आई और भी तमाम सारे लोग आए जो है, और सबको पूरा सम्मान दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उसको निभाने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये लोग आए हैं वापस, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे। तो पहली बात तो कद पद इनका वैसे ही कम नहीं है। अगर तवज्जो नहीं होती इनको चुनाव नहीं लड़ाया गया होता, तवज्जो नहीं होती तो पार्टी ने लिया नहीं होता। तो पहले भी इनका सम्मान था, अब भी इनका मान सम्मान होगा। लेकिन मैं एक बात फिर वही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ मंत्री विस्तार के लिए गए हो। तमाम सारी पार्टीगत तमाम सारी चीजें जो है संगठनात्मक चीजें होती हैं, उसपे भी चर्चा होती है। हर बार जाने का अच्छा ठीक है, चलिए केसी जैन जी मान लेते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने नहीं गए हैं जैसा कि आपने जिक्र किया, और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार पहुंचे, फिर ये भी बता दीजिए। देखिए यही तो बात है ना कि वो तमाम बार जाते, इसके पहले भी गए, संगठन को लेके बातचीत भी इसके पहले हुई, संगठन में कौन कहाँ पे रहेगा और भी तमाम सारी चीजें होती है, तमाम सारी केंद्र की योजनाएं होती है, उसका लाभ लेने के लिए भी जाते हैं। जैसे अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, मिलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वैसे वो मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना पूरा डाटा रखते हैं कि कहाँ पे प्रदेश के विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो जब तक तालमेल नहीं होगा केंद्र के साथ, प्रदेश के साथ, तब तक प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रदेश के विकास के लिए और तमाम सारी नई योजनाओं को लागू करने के लिए, तमाम सारे जनता की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हो और जनता की चीजों को ध्यान में रख करके, प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके तमाम सारी चीजें होती है। इसके पहले G20 सम्मेलन को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे। इसके पहले इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उसको लेकर के बड़ी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से की थी। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हाँ उससे इनकार नहीं है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता है। बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है और उसके साथ भी तमाम सारी चीजों पे और भी चर्चा वहां पर होने वाली है।
बिल्कुल ठीक है। देखिए रविंद्र प्रताप जी, एक केसी जैन जी ने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से लगातार दूसरे दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर कहा जाए कि दूसरे दल उनको तरजीह नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। तो क्या माना जाए कि बीजेपी मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ मिशन डिमोलिशन पर भी काम कर रही है? अगर डिमोलिशन होता है तो समाजवादी पार्टी कैसे बचेगी इससे? क्योंकि वो तो खींचने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जितने भी नेता गिनाए सब समाजवादी पार्टी के गिनाए। किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी का डिमोलिशन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा शब्द लेके आई, मैं आपको बधाई देता हूँ। तो डिमोलिशन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो अपनी ही पार्टी से शुरू होता है। प्रोफेसर बलराज माधोक इनके पार्टी के संस्थापक थे, पहला डिमोलिशन के शिकार हो गए। नानाजी देशमुख दूसरा डिमोलिशन के शिकार हो गए। गोविंदाचार्य जी, मुरली मनोहर, बहुत लंबा इतिहास है आडवाणी जी तक डिमोलिशन का। तो वो डिमोलिशन अब दूसरी पार्टी में किया उन्होंने, तो पूरी पूरी पार्टी डिमोलिश करके अपने में लेके चले आए। 34 पार्टियों के नाम पे गठबंधन बना लिया। उस 34 पार्टियों में से 17 पार्टी जिनका अस्तित्व है अब इनके साथ में नहीं है। जेडीयू नहीं है, टीडीपी नहीं है, तिरुमला अकाली दल नहीं है, उद्धव गुट इनके साथ में नहीं है। तो ये उन पार्टियों, व्यक्तित्व छोड़ दिए, उन पार्टियों का डिमोलिशन किया था, शिकार हो गई पार्टियां, अब अलग हैं। तो अगर इनका रिकॉर्ड रहा होता डिमोलिशन के बाद एक्सेप्टेंस का रिकॉर्ड रहा होता तो मैं इनको बैकअप करता कि भाई आप अच्छा करते हैं, डिमोलिश करके अपने साथ रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको तवज्जो देते हैं। तो आज जितने इनके एनडीए के पुराने साथी थे 17, सब अपने राज्यों में मंचों से धोखेबाज कहते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, उद्धव जी के शब्द हैं, नीतीश जी के शब्द हैं, टीडीपी के शब्द हैं। अगर उनको हमारे पार्टी से ले जाने के लिए फायदा होता है तो और 2, 4, 5, 10 ले जाना चाहिए, जिससे हमारी पार्टी क्लीन हो जाए। ठीक है, डिमोलिशन वाले जो फैक्टर है हमारी पार्टी से चले जाए। ठीक है, ठीक है। केसी जैन जी, आरोपों का जवाब दीजिए, फिर मैं रुक करती हूँ दिलीप जी का। इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य में एक भी सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कहीं पे भी आपकी एक भी प्रदेश में सरकार नहीं बनी। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपकी एक भी सीट कहीं नहीं निकली। कहीं पे एक सीट निकली हो तो बताइए। बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने। तो पार्टी का अस्तित्व तो बचा कहाँ है? आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की अर्जी देंगे, आप राम भक्तों पे गोलियां चलवाएंगे, आप कहेंगे कि अच्छा केसी जैन जी, मुद्दा चाहे कोई भी हो, राम मंदिर आप लोग ले ही आते हैं, बड़ा हुनर रखते हैं आपकी। मुद्दा कोई भी हो, राम मंदिर को आप एक बार जरूर बोलेंगे ताकि वो मुद्दा जनता के जहन में रहे। 370। देखिए मुस्कान जी, इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि इनके लोग इनका साथ छोड़कर चले आए और फिर सम्मान नहीं दिया। जाति और परिवार, केवल 2 चीजों को आप देखेंगे तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, यही कारण रहा, और आप सम्मान भी नहीं देंगे। राजभर जी तो अच्छा ठीक है, मतलब कि किसी भी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है, आओ हम सबको सम्मान देंगे, ये माना जाए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उसकी विचारधारा मेल खाती है तो बिल्कुल स्वागत है। और जिसकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी वो छोड़ करके भी जाएगा, जिसकी विचारधारा मेल खाएगी वो हमारे साथ में रहेगा। और आप ये देखिए ना कि अगर राजभर जी ने सिर्फ इतना कहा था इसके पहले चुनाव में कि अगर आपने प्रचार प्रसार किया होता, काम किया होता तो पार्टी की दशा नहीं होती, तो कहा नहीं आप बाहर जा सकते, आपके लिए बाहर का रास्ता खुला है। जिसमें पार्टी में बड़े बड़े दूसरी पार्टी के अध्यक्षों की सुनी ना जाए, क्यों? उन्होंने अपनी बात ही तो कही थी, बात सुनने के लिए तक नहीं तैयार है, कदपद तो बहुत दूर की बात है। तो वहां पे कोई कैसे रह सकता है कि कोई बात तक करने के लिए नहीं तैयार वहां पर? बिल्कुल ठीक है। देखिए दिलीप यशवर्धन जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को तो तवज्जो मिलनी ही चाहिए, और वो खुद भी मंचों से कह चुके हैं कि भाई हम तो अब सीधा मंत्रिमंडल में शामिल हैं, हम मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अगर ओपी राजभर को, जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार सदन के अंदर जिक्र किया था कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो वो फिर से भाजपा का दामन छोड़ देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। राजभर साहब थोड़े दिन बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे इस बात के लिए कि थाली का बैंगन भी शायद कम लुढ़कता है, राजभर जी ज्यादा लुढ़कते हैं।
जी। और उन्हें जहां प्रलोभन, जहां राजनीतिक लाभ मिलता है वहां वो चले जाते हैं। ये बात उनके समाज के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो किसी स्थिति में फायदा दिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितने लॉयल हैं ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन उनकी लॉयल्टी मंत्री पद से जुड़ी हुई है। अगर मंत्री पद मिलता है तब तो वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ देंगे, वरना वो तुरंत उनको काटने के लिए समाजवादी का हाथ पकड़ लेंगे और समाजवादी भी उनको ले लेगी। तो गलती ना तो राजभर साहब की है और ना किसी राजनीतिक पार्टी की। दोनों ही लोग, पार्टी भी और व्यक्ति भी, अपना लाभ देखते हैं। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है तो वो एक दूसरे के साथ अपना हाथ गठबंधन कर लेते हैं। पहले भी हुआ है, आने वाले समय में भी ये होगा। और जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये प्रक्रिया है कि कुछ लोग किसी पार्टी से टूटते हैं और किसी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाजमी है भैया, चुनाव हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाता है। एट दी एंड लड़ाई तो कुर्सी की है। रविंद्र जी, अगर मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को, चूंकि इसके चांसेस बहुत ही कम है कि उन्हें मंत्री ना बनाया जाए, अगर नहीं बनाते हैं और अगर वो भाजपा का दामन छोड़ते हैं तो जैसा कि दिलीप जी ने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी उनको फिर अपने साथ ले आएंगे क्या रविंद्र जी? इस पे तो निर्णय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन उस पार्टी के 70% लोग हमारे साथ आ चुके हैं आदरणीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के रूप में आ चुके हैं, एक पार्टी के रूप में अलग आइडेंटिटी उनकी बनी हुई है और हमारे साथ सहयोग का घोषणा कर चुके हैं। अब अगर इस चीज को बीजेपी नोटिस में लेती है तो उनको मंत्री कतई नहीं बनाएगी। जब वो मंत्री नहीं बनाएगी तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। वो भाजपा में भी एक बार जब समाजवादी पार्टी छोड़ा था तो भाजपा का भी दरवाजा खटखटाया। पहले आदरणीय शिवपाल जी के पास में भी गए, फिर मायावती जी के पास में भी गए। जब रास्ते बंद हो गए तो वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो अभी जो दिलीप जी ने बात कही है वो सच बात है कि वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में कोई अभी एंटिसिपेशन करेंगे हम लोग तो एग्जिट पोल की तरह गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मंत्रिमंडल मिलता है तो देखते कहाँ जाते हैं। अगर हमारे पास आते हैं जी तो हम जरूर स्वीकार करेंगे। यही दिलीप जी भी कह रहे थे कि कोई ऑप्शन ना तो समाजवादी पार्टी के पास है ना राजभर के पास है। अगर वो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी स्वीकार कर लेगी। केसी जैन जी, अब राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है या फिर मजबूरी है? देखिए, हमने आपसे पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर राजभर जी नहीं थे जब चुनाव हुआ, चुनाव के पहले गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कि नहीं बनी। और हमारे पास कोई विधायक कम तो नहीं है कि हमारे पास भाई कुछ विधायक आ जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं, हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कि अगर हम किसी को अपने साथ लेते हैं तो उसका कद में पद में हर तरीके से उसका सम्मान करते हैं और ये चीज पहले भी सभी लोग देख चुके हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कैबिनेट मंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो वो एक जिम्मेदारी। और चाणक्य ने कहा भी है कि ये आपके पास अगर कोई पद है और खास करके राजनीतिक पद है तो वो कांटों भरा मुकुट है। राजपद आपके पास कांटों भरा मुकुट है वो, तो उसको आप भोग विलास के लिए इस्तेमाल मत करिए, जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल करिए आप। और आप ट्रस्टी है, उसके मालिक नहीं है आप। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, 5 साल की सरकार है, तो आप ट्रस्टी हैं, आप मालिक नहीं है। उसकी देखरेख के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जनता ने आपको 5 साल के लिए चुन करके बैठाया है। आप हमेशा के लिए मालिक नहीं बन गए। तो आपको ऐसे करना है कि जनता आप पर फिर भरोसा करे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पर 30-35 सालों के बाद जनता ने फिर से भरोसा किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनी। तो जो आदमी काम करेगा, जो जनता के लिए सेवा करेगा, वो उसको जनता फिर से सिर बातें बैठाएगी। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी में, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो देश और प्रदेश की विकास को चुन करके और जनता के लिए काम करने की भावना लेकर के आइए, ना कि आप ये सोच करके आइए कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा। और जितने लोग भाजपा में आए क्या सब मंत्री बन गए? ना तो सब मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, ये पार्टी का निर्णय है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अगर एक व्यक्ति कैबिनेट का पद छोड़ करके यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मंत्री बन जाऊं,
तो सिर्फ इसलिए पार्टी जो पार्टी हमको ज्वाइन करा दे, तो पार्टी ऐसी किसी शर्त को तो मानने वाली है नहीं। फिर हम पूर्ण बहुमत की सरकार में है, हमको किसी की इस समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा के साथ है, देश और प्रदेश की प्रगति के साथ जो है वो हमारे साथ आ रहा है, तो उसका दिल खोल करके स्वागत है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी कमेंट में दिलीप यशवर्धन जी से चाहूंगी। देखिए दिलीप जी, 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम है और लाजमी है कि बदलाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन इस मंत्रिमंडल बदलाव के जरिए क्या ये जो मिशन 80 का लक्ष्य जिस पर बीजेपी चल रही है, क्या ये आसान हो जाएगा? कोशिश तो देखिए हर आदमी करता है। 80 सीटें तो भाजपा नहीं जीतेगी, ये तो खैर असंभव सी बात है कि 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में चले जाएं, लेकिन हाँ, अपनी अपनी कोशिशें करना ये हर पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी भी अपना काम कर रही है, लेकिन मंत्रिमंडल के बदलाव से उस कोशिश को मजबूती देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं हर पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी मंत्री चूंकि सरकार में है तो वो अपने लोगों को मंत्री पद ऑफर कर सकती है, लेकिन जो बाकी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ अच्छा पद दे करके उनको प्रलोभित कर सकती हैं कि आए और वो पार्टी के साथ काम करें, और ये कोशिश हर राजनीतिक पार्टी करती ही करती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौजूद हैं और उम्मीद है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार पर जो लगातार चर्चाएं कई महीनों से सुनने और देखने को मिल रही थी, आज उन पर एक अंतिम और आखिरी मुहर लग सकती है, जिसके बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और 2024 के चुनाव से पहले हर एक समीकरण, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक मायने में अहम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिया है और मिशन 80 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हर एक जिला स्तर पर भी बड़ा बदलाव करने की कवायद लगातार करती हुई नजर आ रही है। अब इसका फायदा 2024 में कितना मिलेगा ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।